हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका हिंदी की क्लास में। ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम चर्चा करेंगे स्वर और व्यंजन पर। स्वर और व्यंजन चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे व्याकरण की, क्योंकि समग्र हिंदी हमें व्याकरण के अंतर्गत ही पढ़नी है। तो स्वर और व्यंजन पढ़ने से पहले या संपूर्ण हिंदी पढ़ने से पहले बात करेंगे होनी चाहिए व्याकरण की। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से बोलना और शुद्ध रूप से पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो व्याकरण है उसके भेद। तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले बात करेंगे वर्ण विचार की। वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण विचार की यहाँ परिभाषा हो जाएगी। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप क्या है? वर्ण होता है। समझ में आई? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। और यहाँ पे वर्ण के भी हमें 2 भेद देखने को मिलते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो हमारे हिंदी भाषा में स्वर है उनकी संख्या कितनी है? स्वर की 11 है। अब हमें यहाँ पे इसके कुछ भेद देखने को मिलते हैं स्वरों के भी। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और फिर इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। अब बात कर लेते हैं प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हम अधिक देर तक करते हैं, अधिक देर तक उच्चारित करने पर किसी वर्ण को, तो प्लुत में परिवर्तन हो जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। 7 दीर्घ स्वर और एक ह्रस्व स्वर का ए यहाँ पर ले लिया जाता है। हम बात करते हैं इन्हीं में आगत स्वर की। तो आगत स्वर क्या होते हैं? अंग्रेजी भाषा से डायरेक्ट हिंदी में आए हुए स्वर क्या कहलाते हैं? आगत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले तो जो इसका जो चिन्ह है वो अर्ध चंद्र बिंदु होता है। जैसे कि डॉक्टर के ऊपर लगा देते हैं ये, या कोल के ऊपर लगा देते हैं। तो ये कौन से स्वर होते हैं? ये हमारे आगत स्वर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुस्वर क्या होते हैं। जो अनुस्वर होते हैं वे तत्सम रूप होते हैं, यानी कि तत्सम है तो संस्कृत के होंगे। जो शब्द संस्कृत से एज इट इज हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अनुस्वर। और इनका प्रयोग, जो इनका उच्चारण है हम नाक से करते हैं। इनमें कौन से आ जाते हैं? जो ये बिंदी होती है ये अनुस्वर कहलाती है। इसमें जो प्रयोग होगा जैसे सांप, ये इसमें इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक क्या है? अनुस्वर तत्सम है तो अनुनासिक डेफिनेटली क्या होगा? तद्भव है और तद्भव रूप होता है। और जो इनका उच्चारण है नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। और जो इसका चिन्ह होता है वो होता है हमारा पूर्ण चंद्र बिंदु। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कि ये आंख है, कांच है, या मान के चलो जैसे टांग हो गया। ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी कि चंद्र बिंदु क्या है? हमारी जो है अनुनासिक है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा वर्णों का जो दूसरा भेद है वो है क्या है? ये क्या है? व्यंजन है। अब इसमें व्यंजन के स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मी व्यंजन 3 तरीके से आते हैं। इसमें हमने स्पर्शी व्यंजन में रखा है क, च, ट, त और प, यानी कि 5 वर्ग हमने यहाँ रख लिया। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण लिए गए हैं। टोटल इनकी संख्या कैसे और मैं तक 25 हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? य, र, ल, व और व। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4। वही ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारे शरीर के अंदर की प्राणवायु है वो घर्षण के द्वारा गर्म होकर बाहर निकलती है, वे वर्ण कौन से कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, अब बात करते हैं संयुक्त अक्षर।
इसी में ही ये 4 हमारे होते हैं संयुक्त अक्षर। ये वर्ण ना होकर इन्हें अक्षर कहते हैं। और अक्षर क्या होते हैं? एक से अधिक वर्ण मिलकर अक्षर का निर्माण करते हैं। तो इन्हें वर्ण न कहकर हम अक्षर कहते हैं, क्योंकि इन संयुक्त अक्षरों में एक से अधिक वर्णों का प्रयोग किया गया है। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे उच्छिष्ट व्यंजन भी होते हैं हमारे दो क्या होते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन हो जाते हैं। इनकी जो ड और अड़, पर ये क्या होते हैं? इनकी कभी भी इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। और सॉरी, यहाँ पे हम स्वरों के ये भूल गए हैं, जो होते हैं आगत स्वर। अंग और अंग है, 2 हमारे ये आगत स्वर भी होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। इनके लिए केवल यही है। उच्छिष्ट व्यंजन भी यहाँ पे हो गए। अब हम बात कर लें, जो व्यंजन के भेद है ना, वो घोष कंपन के आधार पर। कंपन क्या होती है? जैसे बेस, जो डीजे में होते हैं ना बेस, तो उसके आधार पर कितने भेद होते हैं इसके? सघोष और अघोष, 2 भेद होते हैं। अब सघोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं? जो सघोष होते हैं हमारे, जो इनका उच्चारण करते समय कंपन होती है, और स्वर तंत्रिका, जो अंदर की स्वर तंत्रिका है, वो आपस में ऐसा प्रतीत हो जाता है जैसे टकरा रही है। इनकी जो सघोष है, इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। अब ये 31 कैसे कैसे होते हैं? सघोष में, इसमें एक वर्ग के लास्ट के तीनों ले लेते हैं हम इसमें, यानी कि क और ख को छोड़ देंगे और बाकी इन सब को इसमें सघोष में हम रख देते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 3 और 5, ये प्रत्येक वर्ग के 3 है ना प्रत्येक वर्ग में, तो ये 5 गुना 3, इनकी संख्या ये 15 हो गई। टोटल इनकी संख्या 31 है। अब 31 कैसे होगी? जो टोटल स्वर हैं 11 के 11 वे इसमें लिए जाते हैं, और 26 हो गए। बाकी कितने बचे? और बाकी इसमें अंतस्थ व्यंजन, 4 इसमें अंतस्थ व्यंजन लिए जाते हैं, और एक ऊष्म व्यंजन का है इसमें लिया जाता है। टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? यहाँ पर 31 हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं अघोष की। अघोष क्या होते हैं? इनका उच्चारण करते समय जो शरीर से इनका उच्चारण करते समय जो स्वर तंत्रिका है वो शांत रहती है, जो और वायु है कंपन नहीं करती, और जो स्वर तंत्रिका है वो शांत रहती है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 13 है। 13 किस प्रकार है? जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है, क वर्ग कैसे प वर्ग तक और कैसे मैं तक, तो इसमें हम क वर्ग के शुरू के 2 ले लेते हैं प्रत्येक वर्ग में से, तो 5 गुना 2 यानी कि 10 तो ये हो गए। ये शुरू के 2 ले जाते हैं प्रत्येक वर्ग में से। इसमें क्या है? ये रेले भी अंतस्थ भी ले लिए गए, और एक ऊष्म व्यंजन का है भी इसमें ले लिया गया। तो बचा कितने? ये 3 बचे हमारे, तो ये 3 इसमें जुड़ जाते हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? यहाँ पर 13 हो जाती है। जैसे प्रत्येक वर्ग के शुरू के 2 और ऊष्म व्यंजन का जो बचा हुए जो 3 है, ये टोटल मिला के इस तरीके से इनकी संख्या 13 हो जाती है। अब बात करते हैं इस व्यंजन के ही जो व्यंजन है हमारे प्राणवायु के आधार पर भी इसके कुछ 2 प्रकार होते हैं। प्राणवायु क्या होती है? वही मैंने बताया था, जो अंदर से निकलने वाली हमारी हवा होती है, वर्णों के साथ जो उच्चारण के साथ जो हमारे हवा निकलती है वो होती है प्राणवायु। तो उसके आधार पर भी 2 होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु बहुत हल्की मात्रा में बाहर निकलती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 30 होती है। कैसे? अल्प प्राण में जो शुरू के जो स्पर्श व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग से पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण लिया जाता है। तो 5 से ले जाएंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? ये 15 हो जाएगी। 5 या 15, संख्या कितनी है इनकी? 30। बाकी
जो सारे स्वर हैं वे अल्पप्राण में लिए जाते हैं हमारे, प्लस 11। और बचे हुए जो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व प्लस 4, ये हो जाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 30। समझ में आया? अल्पप्राण क्या होते हैं? जो अंदर से निकलने वाली प्राण वायु है वो बहुत ही कम मात्रा में निकलती हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 30 होती है। 30 कैसे कैसे होती है? 15 तो इनमें सो जाएगी, क वर्ग, च वर्ग और ट त प इन वर्गों में सो जाएगी। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। इस तरीके से च वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा, पांचों वर्ग में से पहला, तीसरा और पांचवा। 15 तो इस तरह हो जाते हैं, 11 हमारे स्वर हो जाते हैं और 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। टोटल मिलाकर इनकी संख्या 30 हो जाती है। अब बात कर लेते हैं महाप्राण की। जब हमारे अंदर से निकलने वाली प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, क्या हो जाते हैं? वे वहां पे हो जाते हैं महाप्राण। और महाप्राण की संख्या कितनी हो जाती है? 14 हो जाती है। अब महाप्राण में, अल्पप्राण में तो ये आगे पहला, तीसरा और पांचवा। जो बचे हुए हैं वे महाप्राण में आ जाते हैं, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। इस तरीके से इनकी संख्या प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 10 तो ये हो जाती है और 4 इसमें से ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन किसमें शामिल किए जाते हैं? महाप्राण में, जबकि अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण में। ठीक है, कुल इनकी संख्या यहाँ पर ऐसे 14 हो जाती है। ठीक, बात कर लेते हैं हम उच्चारण स्थान की। सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो शुरू में बात करते हैं हम, जैसे क वर्ग है। क वर्ग हमारा ख, ख, ग, घ और ढ। ये किस, कहाँ, मतलब इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, मतलब उच्चारण स्थान क्या है? तो जब इनकी बात करते हैं तो क, फिर कंठ। फिर कंठ में हमारी कौन कौन सी ध्वनि शामिल होती है? पहला एक हो गया क वर्ग, हो गया पूरा, क वर्ग के 5 हो गए। फिर इसी में ही जो स्वर कौन से आ जाते हैं कंठ में? ए और बड़ा आ, और एक आ जाता है इसमें अयोग्य वहा। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा क्या हो जाता है? कंठ। इनका जो उच्चारण स्थान क्या है? सबका कंठ है। अब तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो तालु में पूरा च वर्ग आ गया, एक तो पूरा च वर्ग आ गया, और च वर्ग के साथ साथ स्वरों में ई और बड़ा ई आ गया, और एक ये आ गया और एक श आ गया, यानी कि एक ऊष्म व्यंजन आ गया और एक हमारा ये इसमें आ जाता है। तो तालु में इस तरीके से कितने वर्ण आ जाते हैं? तालु में ये वर्ण आ गए। और जो मूर्धा है, मूर्धे में पूरा ट वर्ग आ जाएगा, ट वर्ग के साथ साथ र और श, ये इसमें मूर्धा में आ जाएंगे। और दंतव्य में त वर्ग पूरा आ जाएगा और ल और श दंतव्य में आ जाएंगे। ऐसे ही जो ओष्ठ है, ओष्ठव्य है, उसमें क्या जाएगा? पूरा प वर्ग आ जाएगा और प वर्ग के साथ साथ क्या जाएगा? उ और बड़ा उ। इस तरीके से हमारे पूरे व्यंजन कवर हो गए ये, और ये स्वर हो गए। पर इनमें से कुछ स्वर बचे हुए हैं, जैसे ये बचा हुआ ए और अ, ये बचा हुआ। तो ये क्यों बचा हुआ है? इनका क्या होगा? अब जैसे ये हमारे होते हैं, ये चारों संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर का मतलब ये 2 स्वरों से मिलके बने हैं। जो पहला किस से मिलके बना है? ए प्लस ई, ए से मिलकर बना है ए। ठीक, और ओ जो हमारा बनकर, ये जो मिलकर बना है, ये किन स्वरों से मिलकर बना है? ये ए प्लस उ, इन से मिलकर क्या बना है? ओ। ठीक है, अब हम इनमें ही देख लेते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का कंठ, और ई का क्या है? तालु। तो इनका क्या हो जाएगा? हमारा कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, इनका हमारा क्या हो जाएगा? कंठ तालु। और ऐसे ही ए का क्या है? कंठ, और ऊ का क्या है? ओष्ठ। तो इनका क्या हो जाएगा? इन दोनों का, ओ ऊ का कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, अब इसमें से वह बचता है,
ये रे ले और इसका बचता है वे। तो वे का क्या हो जाएगा हमारा? वे, दंत और ओष्ठ। बोल के भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली। वे तो कहां से बोल रहा है? दंत प्लस ओष्ठ, ये हो गया दंत ओष्ठ। और जो हमारा है इस ऊष्म व्यंजन में ना लेकर है को भी अलग रखा गया है। और है का क्या है? है अली जीवा। जो इसका उच्चारण स्थान है क्या है? अली जीवा। बस इतना याद रखना आपको, अली जीवा। इसका क्या हो गया? अली जीवा। और एक बचता है हमारा अयोग्यवा का अंग है। अंग का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नासिक। नासिक के अब कुछ हमारे बच जाते हैं 4। कौन से? संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर का क्या होगा? जैसे मैंने एक ही एग्जांपल लिया है उसी की तरह सारे हो जाएंगे। अब जो हमारा ये है छह छत्रिय है, ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है? क, श और ए से मिलकर बना। तो क का हमारा क्या है? कंठ प्लस। श का क्या है हमारा? मूर्धा, तो प्लस मूर्धा। और ए का क्या है हमारा? कंठ। तो इन सबको तोड़ के ही 6 का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, मूर्धा, कंठ। इस तरीके से हमारे सारे उच्चारण स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो हम बात कर लेते हैं इसके जो वर्ण किस तरह से कितने और क्या है। तो जब हम पहले बात करते हैं स्वर। स्वर कितने हैं हमारे? 11। और व्यंजन कितने हो गए? व्यंजन हो गए भाई 25। 5 तो वर्ग हो गए तो 25 तो वे हो गए प्लस 25। और 4 हमारे अयोग्यवा और 4 ऊष्म। इस तरह से 8 ही हो गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 44। ये तो हो गया मूल वर्ण। ठीक है। अब इनके साथ साथ मूल वर्ण हो गए। अब हमारे 2 तो हो गए अयोग्यवा, 2 हो गए अयोग्यवा और 4 हो गए हमारे ये अक्षर, संयुक्त अक्षर। चार क्या हो गया हमारे? संयुक्त अक्षर। और इसमें 2 क्या हो गया हमारे? उच्छिष्ट व्यंजन, जो मैंने बताए थे ड और अड़। उच्छिष्ट व्यंजन। टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 4 8 10 तो 12 का 2 हासिल को 1। टोटल कितने हो गए हमारे? 52 वर्ण। इन 52 की ही क्या है? एक वो पूरी वर्णमाला है। तो हमारे इस तरीके से टोटल 52 वर्ण हो जाते हैं। लेकिन 33 और 11 को मिलाकर अगर मूल वर्ण की संख्या पूछी जाए तो मूल वर्ण हमारे केवल 44 हैं। इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।